हेलो नमस्कार साथियों, हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आए हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इससे पहले हम 6 पंचवर्षीय योजना करा चुके हैं। आज एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन एवं प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल होता है 1985 से लेकर 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल होता है 1985 से लेकर 1990 और इसका उद्देश्य है रोजी रोटी उत्पादकता। इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है रोजी रोटी उत्पादकता। और इस 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होते उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना, दोस्तों 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत होती है। इसमें इंदिरा आवास योजना में होता है जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं, उसको केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे लोगों को केंद्र सरकार घर उपलब्ध करवाती है। इंदिरा आवास योजना में क्या होता है दोस्तों? इंदिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे लोगों को केंद्र सरकार घर उपलब्ध करवाती है। और 1989 ईस्वी में सन 1989 ईस्वी में योजना शुरू हुई। सन 1989 ईस्वी में योजना शुरू हुई थी। इसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। 1989 ईस्वी में योजना शुरू हुई थी। सबसे पहले बात में जवाहर रोजगार योजना केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गांव में पहल शुरू की। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना की बात की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 1989 ईस्वी में एक योजना शुरू थी। सबसे पहले बात है जवाहर रोजगार योजना। फिर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना की बात की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर होती है 5% की। 7वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में वृद्धि होती है 5% की। 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि को किसने बताया था कि भारत में 5% की वृद्धि होती है? प्रोफेसर राजा कृष्ण ने बताया 7वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि होती है। और नोट प्रश्न ये होता है कि सबसे पहले हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया? हिंदू विकास दर शब्द किसने
दिया। प्रश्न ये रहता है हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया? ये दिया था प्रोफेसर राजा कृष्ण ने। प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था। यहाँ हो जाते 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है। फिर 1990 से लेकर 1992 तक 2 साल का अवकाश। 1992 से लेकर 1990 तक 2 साल का अवकाश लग जाता है। 1990 से लेकर 1992 भारत में 2 साल का अवकाश लग जाता है। 1990 से लेकर 1992 भारत में 2 साल का अवकाश लग जाता है। फिर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होता है। 1991 ईस्वी में भारत में सोवियत संघ का विघटन। 1991 ईस्वी में भारत में सोवियत संघ का विघटन होता है। इसमें विघटन में होते हैं अमेरिका, यूरोप, कजाकिस्तान, में भारत में सोवियत संघ का विघटन होता है। इसमें अमेरिका, यूरोप, कजाकिस्तान। और फिर 1994 में 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का प्रस्ताव रखा जाता है। विश्व बैंक का प्रस्ताव रखा जाता है। 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का प्रस्ताव रखा जाता है। और 22 जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हो जाती है। 22 जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। मुख्यालय है वाशिंगटन। इसका WHO वर्ल्ड विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। फिर 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन की 3 बहन बोला जाता है। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन समायोजन की 3 बहन बोला जाता है। नंबर 1 है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और नंबर 3 गैट। नंबर 3 है GATT गैट। वो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की 3 बार बोला जाता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय और गैट। फिर गैट की हत्या कर दी जाती है। और गैट की हत्या के बाद आता है WHO। गैट की हत्या के बाद WHO की स्थापना। ब्रेटन वुड्स WHO की स्थापना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जुड़वा बैंक ब्रेटन वुड में
जुड़वा बच्चे बोला जाता है। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स जुड़वा बच्चे किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिजर्व फंड। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य भुगतान संतुलन में समस्याओं में राष्ट्रों की मदद करना। राष्ट्रों की मदद करना। और 1991 ईस्वी में IMF की स्थापना होती है। और 1991 में भुगतान संतुलन समस्या पर राष्ट्र की मदद करना। और इसका भुगतान संतुलन का मुख्य कारण IMF का कारण क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन और खाड़ी देशों में युद्ध होना। खाड़ी देशों में युद्ध होना, ये इसके IMF के मुख्य कारण थे। और IMF के समय IMF भारत को पैसा देता है, 2-3 बातों को देता है। IMF कहता है आप निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। IMF भारत को पैसा देता, जब 3 बात देता, आप निजीकरण कर लीजिए, फिर उदारीकरण कर लीजिए, फिर वैश्वीकरण कर लीजिए। फिर इस समय 1994 ईस्वी में IMF की स्थापना होती है। 1994 ईस्वी में IMF की स्थापना होती है। जब उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे PM थे नरसिंह राव, और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सबसे पहले 1991 से पहले उदारीकरण 1991 से पहले और 1991 के बाद। 1991 से पहले और 1991 के बाद। 1991 से पहले लाइसेंसिंग प्रणाली, 1991 से पहले भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू होती थी। इसमें लाइसेंसिंग प्रणाली में क्या होता था, जब कोई भी छोटा बड़ा उद्योग करने के लिए, छोटे उद्योग करने के लिए 5 या 6 साल लग जाते थे। और कोई भी उद्योग करने के लिए 32 स्टेज से गुजरना पड़ता था।
32 पेज से योजना पड़ता था और 1991 के बाद लाइसेंसिंग प्रणाली खत्म कर दी गई ताकि व्यापार करने के लिए छूट दे दी गई। व्यापार करने के लिए छूट दे दी गई और उदारीकरण के बाद आते हैं हम वैश्वीकरण 1991 से पहले और 1991 के बाद। 1991 से पहले वैश्वीकरण आता है सार्वजनिक व सरकारी उद्योग सार्वजनिक व सरकारी उद्योग में धीरे धीरे काम करना कंपनी का। और 1991 के बाद वैश्वीकरण में जो कंपनी सरकार को लाभ नहीं देगी उसको निजी क्षेत्र, जो कंपनी सरकार को लाभ नहीं देगी उसको निजी लोगों को बेच दिया जाएगा। निजी लोगों को बेच दिया जाता है। ये वैश्वीकरण 1991 से पहले था। आपने कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तो धीरे धीरे काम करती थी। 1991 के बाद ऐसा प्रोसेस आया कि जो कंपनी सरकार को लाभ नहीं दे रही और धीरे धीरे काम कर रही है तो उनको प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाता है। वैश्वीकरण फिर इसके बाद आता है, ये था अपना निजीकरण। 1991 से पहले निजीकरण फिर आता है वैश्वीकरण में 1991 से पहले और 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी को काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। वैश्वीकरण में 1991 से पहले अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी और 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनी को काम करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। और 1991 से पहले भारत की कैसी अर्थव्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। और 1991 से पहले भारत की बंद अवस्था थी और नॉर्थ कोरिया की भी बंद अर्थव्यवस्था। 1991 से पहले भारत की भी बंद अर्थव्यवस्था थी और साथ में नॉर्थ कोरिया की बंद अर्थव्यवस्था थी। और 1991 के बाद भारत की खुली अर्थव्यवस्था हुई। और अब करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 8वीं पंचवर्षीय योजना
की शुरुआत होती है भारत में 1992 से लेकर 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1992 से लेकर 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1992 से लेकर 1997 और इसका उद्देश्य है मानव विकास। उद्देश्य मानव विकास। मॉडल था आयात व निर्यात। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1992 से लेकर 1997 तक है और उद्देश्य था मानव विकास और मॉडल था आयात एवं निर्यात। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस योजना में आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002। 1997 से लेकर 2002 है और इसका उद्देश्य है शिथिलता के साथ विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य शिथिलता के साथ विकास। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2002 से लेकर 2007 तक। इसका उद्देश्य है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समावेशी विकास यानी सबका एक साथ विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2007 से लेकर 2012। 2007 से लेकर 2012 तक। उद्देश्य है स्थिर एवं आर्थिक विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल होता है 2007 से लेकर 2012 तक। इसका उद्देश्य है स्थिर एवं आर्थिक विकास। अगली है अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक काल रहता है इसका। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से लेकर 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से लेकर 2017 तक। इसका उद्देश्य है 23 मिनट इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है तिरसठ आर्थिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2012 से लेकर 2017 तक। उद्देश्य है तिरसठ यानी कि जल्दी आर्थिक समावेशी विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री बना था 2014 ईस्वी में। और नोट पर्सन ऐसा आता है कि सबसे सफल योजना कौन सी रही भारत में? सबसे सफल
योजना। भारत में सबसे सफल योजना आठवीं योजना और नोट भारत में एक और प्रश्न और ऐसे है कि दोस्तों कि सबसे सफल 8वीं थी सर्वाधिक वृद्धि दर योजना। सर्वाधिक वृद्धि दर योजना कौन सी योजना थी? सर्वाधिक वृद्धि दर वाली कौन सी योजना थी? ये थी 11वीं योजना, 11वीं पंचवर्षीय। ये प्रश्न ऐसा भारत में सबसे सफल योजना थी 8वीं और सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। यदि क्लास को पूरी देखियो आपको क्लास में कुछ समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये पूरी समझने के आज पंचवर्षीय योजना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो पीछे देख सकते हैं।